हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश पुलिस की इस एमपीजी के दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में तो अपन पढ़ते हैं। चलो, मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियां, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। इस कारण से क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। ठीक है, लगभग 150 से 200 नदियां मध्य प्रदेश से बहती है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि 5 सबसे बड़ी नदियां या नदियों का क्रम अगर अपन देखें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, फिर दूसरी नदी की बात करेंगे तो वो है चंबल। फिर तीसरी सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो है ताप्ती। फिर नंबर 4 पे आ जाएगी सोन और नंबर 5 पर बेतवा। तो ये 5 जो नदियां हैं वो 5 बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश की। उसमें सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। फिर नंबर 2 पर आएगा चंबल, नंबर 3 पर आएगा ताप्ती, नंबर 4 पर सोन और नंबर 5 पर बेतवा। ठीक है, फिर अपन शुरू करते हैं। आज एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कौन कौन से जलप्रपात है और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसके बारे में अपने को सारी चीजें जो महत्वपूर्ण है वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अगर इसके उद्गम की बात करें, ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो वो होता है इंदौर के पास एक जगह है महू। इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? जाना पाव पहाड़ियों से। ठीक है, ये याद रखना है उद्गम। और ये अंत में जाके कहाँ मिलती है? ठीक है, तो ये अंत में जाके मिलती है इटावा जिला, जो यूपी में है। इटावा जिले के पास यमुना में। इटावा जिले के पास जो यमुना नदी है उस यमुना नदी में ये मिल जाती है। में मिल जाती है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा और क्या याद करना है इसमें? देखो, बाकी का अपन जो है वो चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चंबल नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ियों से होता है और इटावा जिले के पास जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों के में क्या क्या याद रखना है? इसको नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी नदियां बहती है ना, और नदियों का प्रदेश है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। 5 सबसे बड़ी नदियों की बात करें तो नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन और बेतवा। ठीक है, अपन पहले पढ़ रहे हैं चंबल नदी का। तो उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ियों से और इटावा जिले के पास जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को जो है अपन पूरा इसके प्रवाह की दिशा के साथ और पूरा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये है जगह जिसका नाम है, यहाँ से जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ए से चलती है और फिर ए से प्रवाहित होते हुए जो है वो इधर से जो यमुना नदी आती है, इस यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। और ये जो स्थान है इसको थोड़ा और यहाँ अपन बना लेते हैं। तो ये जो स्थान है, ये कौन सा स्थान है? तो ये है इंदौर, महू और जानापाव पहाड़ी। यहां से जो है उद्गम होता है चंबल नदी का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर 3 जलप्रपात आते हैं इस पर, इंदौर जिले में ही, है ना, जलप्रपात। कौन कौन से जलप्रपात आते हैं तो मैं नाम बता देता हूँ जलप्रपात के। ठीक है, 3 जलप्रपात हैं। पहला है पाताल पानी,
फिर दूसरा है जारीला और तीसरा है शीतला माता। ये तीन जलप्रपात है और ये तीनों ही जलप्रपात कौन से जिले में है? इंदौर में। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो इधर से एक नदी आके जो है इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है शिवना नदी। क्या नाम है? शिवना नदी। शिवना नदी इसमें आके मिल जाती है। ठीक है, और शिवना नदी की अगर अपन उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इस शिवना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवना नदी का जो उद्गम होता है वो होता है रतलाम के पास पिपलोदा से। रतलाम के पास पिपलोदा से, यहाँ से जो इसका शिवना नदी का उद्गम होता है। और शिवना नदी के तट पर ही मंदसौर में जो है, ये अगर मंदसौर है तो मंदसौर में एक मंदिर है। काय का मंदिर है वो? पशुपतिनाथ मंदिर है। ठीक है, इसी नदी के तट पर जो है, शिवना नदी के तट पर मंदसौर में जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है। और ये शिवना नदी कहाँ आके मिल जाती है? तो इस चंबल नदी में मिल जाती है। फिर थोड़ा आगे इस चंबल नदी पर जो है एक परियोजना है, एक बांध है। उस बांध का नाम है गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर। गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर बांध, ये जो है ये भी मंदसौर जिले में ही है। कौन से जिले में है? मंदसौर। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ से नीचे से एक नदी आती है और वो नदी जो है इसमें आके मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का जो नाम है वो है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। ठीक है, और इस क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो काकड़ी बरड़ी पहाड़ी से। काकड़ी बरड़ी पहाड़ी, इंदौर। ठीक है, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है और ये भी आगे चल के इस चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी को जो है मालवा की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक नाम इसका और क्या है? मालवा की गंगा। शिप्रा नदी को जो है वो मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी शिप्रा नदी के तट पर एक शहर है उज्जैन। ठीक है, कौन सा शहर है? उज्जैन। उज्जैन में जो है प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, कुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में वो इसी नदी के किनारे है और वहां पर जो है महाकालेश्वर का मंदिर है जहाँ 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेला लगता है। अभी 2028 में अगला कुंभ का मेला लगेगा, उससे पुराना जो है वो 2016 में लगा था। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक और नदी जो है आके इसमें मिल जाती है। उस नदी की अगर अपन बात करें तो ये जो नदी है वो है काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध। अब इस काली सिंध का उद्गम की बात करें तो ये होता है अपने देवास जिले की बागली तहसील। देवास जिले की बागली तहसील से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, काली सिंध नदी का कहां से होता है? देवास जिले की बागली तहसील से। फिर उसके बाद अगर अपन थोड़ा आगे देखें तो यहाँ पर जो है एक और परियोजना है इस पर। उस परियोजना का नाम है राणा सागर परियोजना। राणा सागर परियोजना। ये राणा सागर परियोजना जो है ये कहां पर है? ये चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो कोटा में इस पर एक जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। ऊपर लिख देते हैं इसको। एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया। और ये कहाँ है? ये है भेसरोडगढ़ कोटा। भेसरोडगढ़ कोटा, यहाँ पर जो है ये चूलिया जलप्रपात है यहाँ पर। फिर थोड़ा आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर जो है एक इस पर परियोजना है, वो है जवाहर सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना। और ये जवाहर सागर परियोजना जो है ये कहाँ है? तो ये भी जो है वो कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो नीचे से एक और नदी जो है वो आके इसमें मिलती है। उस नदी का नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी। और इस पार्वती नदी का जो उद्गम है
वो कहाँ से होता है? तो इस पार्वती नदी का उद्गम जो होता है वो होता है आष्टा सीहोर से। आष्टा सीहोर से इस नदी का उद्गम होता है, और ये भी जो है आगे चल के पार्वती नदी जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर अगर अपन आगे बात करें तो नीचे से एक नदी आती है, नीचे से एक नदी आती है और ऊपर से भी एक नदी आती है। ठीक है, और ये तीनों नदियां मिलकर एक संगम बनाती है। ठीक है, इस वाली नदी का नाम है सीप नदी और इस वाली नदी का नाम है बनास नदी। ये बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है, बनास नदी जो निकलती है वो निकलती है अरावली पर्वत के कुंभलगढ़ से। अरावली पर्वत कुंभलगढ़, ठीक है, यहाँ से जो है ये नदी निकलती है। सीप नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सीप नदी निकलती है श्योपुर से, और इसी सीप नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है बंजारा बांध। क्या नाम है? बंजारा बांध। ठीक है, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इस संगम का नाम क्या है? इसका नाम है रामेश्वर संगम। ये जो संगम है, इस संगम का नाम है रामेश्वर संगम। क्या नाम है? रामेश्वर त्रिवेणी संगम। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो नीचे से एक नदी आके इसमें मिलती है। इस नदी का नाम है कूनो। कूनो नदी। कौन सी नदी है ये? कूनो नदी। ठीक है, कूनो नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी के पठार से। ठीक है, शिवपुरी के पठार से कूनो नदी निकलती है। इसी कूनो नदी के किनारे जो है एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, एनपी का मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, और आगे चल के एक यहाँ पर जो है वो एक घड़ियाल केंद्र है, जिसे देवरी घड़ियाल केंद्र कहते हैं। देवरी घड़ियाल केंद्र। ये देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ है? तो ये है मुरैना में। कहाँ पर है? मुरैना में। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? ये मुरैना और श्योपुर दोनों ही जिले में है। ठीक है, और फिर देवरी घड़ियाल केंद्र जिसे चंबल घड़ियाल केंद्र भी कहते हैं, और उसके बाद ये नदी जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें अपन जो है, वो कुल लंबाई की बात करें इस नदी की, तो वो है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में लंबाई अगर पूछे, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो मध्य प्रदेश में है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर जो है इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। फिर ये नदी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। तो अपन एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है ये। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है ये। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। फिर ये चंबल नदी जो है जब भिंड मुरैना श्योपुर की तरफ जाती है तो वहां पर जो है वो मृदा अपरदन करती है। क्या करती है? मृदा अपरदन। और इसी मृदा अपरदन से जो है वो क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। क्या होता है मृदा अपरदन से? बीहड़ का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि प्रभावित जिला कौन सा है इस बीहड़ से या मृदा अपरदन से, तो ये आएगा तुम्हारा मुरैना जिला। सर्वाधिक प्रभावित जिला है ये मृदा अपरदन से। ठीक है, तो ये अपना चंबल नदी का जो है, इसमें अपने को इतनी सारी चीजें जो है वो याद रखना है। एक बार और अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले चंबल नदी निकलती कहाँ से है? तो इंदौर महू की जो जानाबाव पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, और इस पर फिर 3 जलप्रपात आते हैं इंदौर जिले में। कौन कौन से जलप्रपात हैं? पाताल पानी, जाड़ीदाह और शीतला माता। ये 3 जलप्रपात जो है वो इंदौर में है। फिर थोड़ा आगे चलती है तो बाईं तरफ से एक नदी आती है शिवना नदी। शिवना नदी चंबल में आकर मिल जाती है।
शिवना नदी के उद्गम की बात करें तो ये उद्गम लेती है रतलाम के पास पिपलोदा से, और इसी शिवना नदी पर मंदसौर है, और मंदसौर में ही इसी शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर बांध जो है वो मंदसौर में है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो नीचे से एक नदी आके इसमें मिल जाती है, उस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी, उसे मालवा की गंगा कहते हैं। वो निकलती कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है इसका काकड़ी बड़ी पहाड़ी से, काकड़ी बड़ी पहाड़ी इंदौर से। इसी शिप्रा नदी के तट पर एक महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में, वहां पर जो है प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो नीचे से एक और नदी आके इसमें मिल जाती है, उस नदी का नाम है पार्वती नदी, और वो कहाँ से निकलती है तो देवास जिले की बागली तहसील से। फिर इस पर राणा सागर परियोजना है चित्तौड़ में। थोड़ा आगे चलते हैं तो एक जलप्रपात आता है चूलिया जलप्रपात, उसका नाम है, वो बेसरोडगढ़ कोटा में है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो कोटा में ही उस पर जवाहर सागर परियोजना या जवाहर सागर बांध है। ठीक है, फिर नीचे से एक और नदी जो है वो इसमें आती है, उसका नाम है पार्वती नदी, वो आष्टा सीहोर से निकलती है। ठीक, फिर नीचे से एक नदी आती है सीप नदी, ऊपर से एक नदी आती है बनास नदी, और इधर से एक चंबल नदी आती है। तीनों एक जगह मिलते हैं, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं, उस संगम का नाम है रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, और वो कहाँ है, वो भी राजस्थान में है। ठीक है, नीचे से सीप नदी आती है, वो निकलती है श्योपुर से, और उस सीप नदी पर एक बांध है, उसका नाम है बंजारा बांध। ठीक है, ऊपर से जो बनास नदी आती है ये अरावली पर्वत कुंभलगढ़ से आती है, और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी याद रख सकते हैं इसमें कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो नीचे से कूनो नदी आती है। कूनो नदी जो है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है, और इसी कूनो नदी के तट पर जो है एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क को ये कूनो नदी जो है ये दो भागों में विभाजित करती है, और ये कूनो नेशनल पार्क जो है ये मुरैना और श्योपुर दोनों जिले में है, ये ध्यान रखना है। फिर लास्ट में इस पर यहाँ पर देवरी घड़ियाल केंद्र बना रखा है मुरैना में, और फिर आगे चलकर इटावा जिले के पास, है ना, इटावा जिले के पास, इटावा जिले के पास उत्तर प्रदेश में ये नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो 650 है या 650 है। ये जो है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, और मृदा अपरदन से बीहड़ का निर्माण करती है, और बीहड़ या मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है वो है मुरैना। ठीक है, तो ये एक बार देख लो। ठीक है, फिर अपन चलते हैं अगली नदी की ओर। अगली नदी जो है वो है बेतवा। इसके बारे में और कुछ फैक्ट है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अगर प्राचीन नाम की बात करें अपन, है ना, इसके प्राचीन नाम इसी चंबल के तो 3 प्राचीन नाम अपने को देखने को मिलेगा। एक है इसका धर्मावती, एक है चरमावती, और एक और जो नाम है वो है कामधेनु। ठीक है, ये 3 इसके प्राचीन नाम है, धर्मावती, चरमावती और कामधेनु। ठीक है, इसके अलावा इस पर 3 परियोजनाएं, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। कुछ मेन जलप्रपात जो है वो पाताल पानी, चाड़ीदा, शीतला माता, ये इंदौर में, और चोलिया जलप्रपात केसोडगढ़ कोटा में है। ठीक है, एक घड़ियाल केंद्र है जिसे देवरी घड़ियाल केंद्र या चंबल घड़ियाल केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, अगली नदी अपन शुरू करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और इस चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेतवा नदी की। तो पहले बेतवा नदी के बारे में कुछ अपन बेसिक जो है वो जानकारी लेते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम से जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बेतवा नदी के बारे में पहला फैक्ट तो यही है कि 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। फिर इसे जो है बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं,
काय की गंगा कहते हैं इसे? बुंदेलखंड की गंगा। ठीक है, बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। फिर इसे जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा भी इसी को कहा जाता है। और ये कहा जाता है इसे प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर जो है इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। पांचवी सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन नाम की बात करें इसका कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था वेत्रवती। वेत्रवती इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है टोटल 590 किलोमीटर। और अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 232 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 232। टोटल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। इसे जो है वो ओरछा में सतधारा के नाम से जानते हैं। ओरछा में क्या बोलते हैं इसको? ओरछा में सतधारा। ओरछा में क्या बोलते हैं इसको? सतधारा बोलते हैं, है ना। ठीक है, लंबाई जो है टोटल 590 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 232 से। पांचवी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के आधार पर। और इसका प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है इसका? वेत्रवती। ठीक है, अब अपन इसका भी वो नक्शे के हिसाब से देख लेंगे एक बार चित्र के माध्यम से, तो थोड़ा अपने को समझ में आ जाएगा कि इस नदी का जो है वो कैसे क्या होता है। ठीक है, ये नदी जो है ये भी ऐसे करके फिर ऐसे जाती है ना। और ये लास्ट में कहाँ मिल जाती है, तो ये भी जो ऊपर से जो यमुना नदी आती है उसी यमुना नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है, तो ये हमीरपुर जिले के पास मिलती है। हमीरपुर जिले के पास कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। ये यमुना नदी है और इसी यमुना नदी में ये हमीरपुर जिले के पास मिल जाती है। इसको जो है थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ से ये निकलती है। तो ये जो शहर है वो है कुम्हारा गांव रायसेन। पहाड़ी की बात करें तो विंध्याचल जो पर्वत है यहाँ से निकलती है। ठीक है, जिसका इतना नहीं है घुमाओ तो बात। ठीक है, कुम्हारा गांव रायसेन से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर थोड़ा आगे चलकर जो है इस पर जो है कुछ शहर है, जैसे भोजपुर है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो सांची है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो इस पर जो है वो विदिशा है। कौन सा शहर है? विदिशा। और इसी विदिशा पर जो है थोड़ा आगे चलकर इसी विदिशा पर जो है एक परियोजना है, उसका नाम है सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना। कौन सी? सम्राट अशोक परियोजना। फिर नीचे से जो है इसी विदिशा जिले के पास में नीचे से जो है एक नदी आती है और एक नदी जो है इसमें मिल जाती है। उस नदी का नाम है बीना नदी। क्या नाम है इसका? बीना नदी। ये बीना नदी जो है ये भी कहाँ से निकलती है? रायसेन से ही निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? रायसेन से ही निकलती है। और इसी बीना नदी पर जो है एक बीना नदी के पास में एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम है राजघाट परियोजना। क्या नाम है? राजघाट परियोजना। ठीक है, और इस राजघाट परियोजना के अंतर्गत एक जलाशय बनेगा। उस जलाशय का नाम अगर पूछे तो उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये है। और बीना नदी पर जो है एक जलप्रपात है ना। बीना नदी पर जो है एक जलप्रपात है। बीना नदी यहाँ लिख देते अपन, बीना नदी। बीना नदी। ठीक है, एक जलप्रपात है। इस नदी पर जो है जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम है हालकुंड या राहतगढ़ भी इसको कहते हैं।
क्या कहते हैं, भालकुंड या राहतगढ़ भी इसको कहते हैं। ये कहाँ है, तो ये सागर जिले में है। कहाँ है, सागर जिले में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी सागर जिले में एक गांव है आगासोत। इसी आगासोत पर जो है बिना ऑयल रिफाइनरी या बिना तेल रिफाइनरी भी है, रिफाइनरी। ठीक है, बिना तेल रिफाइनरी। इसी बीना नदी के तट पर एक गांव है आगासोत, वहां पर जो है वो बिना तेल रिफाइनरी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है भारत और ओमान के सहयोग से बनी थी। भारत प्लस ओमान के सहयोग से ये बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, बिना नदी पर जो है आगासोत। और इसी सागर से जो है, सागर से जो है, सागर में एक जगह है एरन। उस एरन से जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, एक जगह है एरन, और ये एरन जो है ये इसी बीना नदी के किनारे है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो एक और परियोजना है। इस परियोजना का नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध। ठीक है, ये जो है ये एमपी एमपी एंड यूपी दोनों की जो है संयुक्त परियोजना है। ये जो है ये भी कौन सी, एमपी एंड यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, माता टीला बांध। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो एक और बांध आता, एक और परियोजना आती है, उसका नाम है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध। ठीक है, इस परीक्षा बांध जो है, परीक्षा बांध जो है ये भी एमपी एंड यूपी की संयुक्त परियोजना है। एमपी एंड यूपी की संयुक्त परियोजना है। फिर नीचे से एक नदी आती है, एक नदी आती है, वो मिलती है, इस नदी का नाम है जामिनी नदी। फिर एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है थसान नदी। और फिर लास्ट में यहाँ पर जो है घड़ियाल केंद्र है, बेतवा घड़ियाल केंद्र। ठीक है, बेतवा घड़ियाल केंद्र। और लास्ट में जो है ये नदी हमीरपुर जिले के पास जो है वो उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या है, कुछ परियोजनाओं के बारे में बात करें इसमें तो 4 परियोजना है। सम्राट अशोक परियोजना जो विदिशा में है, ये एमपी विदिशा। फिर राजघाट परियोजना जो बीना नदी के तट पर है और जलाशय का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई है, और ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, एक माता टीला बांध एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, परीक्षा बांध, ये भी, ये जो है परीक्षा बांध जो है ये केवल यूपी की परियोजना है, ये ध्यान रखना, ओनली यूपी की परियोजना है ये परीक्षा बांध। ठीक है, 3 परियोजना और एक सम्राट अशोक परियोजना, ये याद रखना है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, 3 नदियां इसकी सहायक है, बीना, जामिनी और धसान। बीना नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात, जो सागर में है। बीना नदी निकलती कहाँ से है, तो रायसेन से निकलती है। और इसी बीना नदी के तट पर एक गांव है आगासोर, वहां पर जो है बीना तेल रिफाइनरी है। ये भारत और ओमान के सहयोग से बनाई गई थी। और इसी बीना नदी के किनारे सागर में एक जगह है एरन, वहां से पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, फिर आगे जाके बेतवा घड़ियाल केंद्र है, और भोजपुर, सांची, विदिशा और एक और चंदेरी, ये जो है इस नदी के किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है, कुम्हारा गांव रायसेन विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना चाहिए। इसके अलावा इसे बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं इसको। प्रदूषण के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है। और एक और प्रश्न पूछेगा कि बेतवा का आइलैंड, बेतवा का आइलैंड किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं देवरिया का किला। देवगढ़ का किला है ना, देवगढ़ का किला जो है उसे जो है बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है इसमें। ठीक है, तो आज हमने जो है चंबल नदी और बेतवा नदी और उसकी सहायक नदियां और उस पर जो जो भी परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपनों ने पढ़ा था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगली जो भी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।